नूरपुर नाम के एक गांव में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजा प्रताप सिंह बहुत ही समझदार और दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा प्रताप सिंह अपने मंत्री दुष्यंत सिंह पर बहुत विश्वास करते थे। मंत्री भी उसकी तरफ बहुत बुद्धिमान था, परंतु राजा को अपने दोनों राजकुमारों की बेवकूफी की वजह से हमेशा ही बहुत चिंता रहती थी। अरे मंत्री जी, आप मुझे कोई उपाय बताओ। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दोनों राजकुमार को भी बुद्धि मिल जाए। दोनों भाई एक जैसे मूर्ख हैं, उन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती। मेरे बाद इन्हें ही तो इस राज्य को संभालना है और प्रजा की सेवा करनी है। अगर यही सब चलता रहा तो ये सब इस राज्य की देखभाल कैसे करेंगे? आप बिल्कुल चिंता मत करिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला इन दोनों को अकल और बुद्धि दोनों दे देगा। आप अभी इन्हें समझाते रहिए बस। राजा मंत्री की बात सुनकर चुप हो गए। उसने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली थी, मगर दोनों राजकुमार कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। मैं शिकार पर जा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। मेरे बाद राजकुमार रणवीर ही इस महल की देखभाल करेंगे और सभी लोगों का ध्यान भी रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, बल्कि जो जिम्मेदारी मैंने आपको दी है आप उसे अच्छे से निभाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, आप मुझे बहुत बेवकूफ़ समझते हैं। आप जब शिकार से वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मुझ में अकल है अकल। मैं महल के लोगों का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ और मैं आपके मंत्री और उसके बेटे उन दोनों से ज़्यादा चालाक हूँ। हाँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। ये अपने आप को बुद्धिमान कहता है। इसे इतना भी मालूम नहीं कि महल में सब लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मंत्री और उसका बेटा इसके बारे में क्या सोचेंगे? राजा मंत्री के साथ शिकार पर चले गए और उसने मंत्री के बेटे प्रताप को महल में रुकने के लिए कह दिया। मुझे अपने बेटों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। प्रताप, तुम महल के लोगों का ख्याल रखना, किसी को भी महल के अंदर आने मत देना, समझ गए? ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। राजा को शिकार पर गए हुए एक दिन गुजर चुका था। राजकुमार रणवीर पूरे महल में घूम रहा था। उसका सिर घमंड से ऊंचा था। वो बहुत खुश था कि अब वो महल के नौकरों और सैनिकों पर अपना हुक्म चला सकता है। तुम सब लोग अपने अपने काम में लगे रहो, फालतू की बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो। महल की अच्छे से सफाई करो और अच्छा खाना बनाओ। मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझ गए? राजकुमार रणवीर अकड़ता हुआ नौकरों पर हुक्म चलाता हुआ अब दरबान के पास पहुंचा। वहां प्रताप भी खड़ा था। क्या हो गया है दरबान? यहाँ इतना शोर क्यों है? कौन है बाहर? अरे राजकुमार जी, बाहर एक आदमी खड़ा है जो खुद को राजा का दोस्त बता रहा है। उसका कहना है कि वह महल में आना चाहता है, मगर मैंने इस आदमी को इससे पहले महल में कभी नहीं देखा। मैं कैसे अंदर आने दूं, जबकि राजा ने मुझे ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं। तुम हटो यहाँ से। तुम बहुत समझदार हो क्या? मुझे पता है कि क्या करना है। इस आदमी को मेरे सामने लाओ, मैं उससे बात करूंगा। दरबान ने राजकुमार को कुछ कहना चाहा, मगर राजकुमार ने उसे इशारे से रोक दिया। फिर वो दरबान उस आदमी को लेकर राजकुमार के सामने आ गया। कौन हो आप और मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हो? अरे बेटा, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। मैं भी एक राजा हुआ करता था, मगर दुश्मनों ने मुझ पर हमला करके मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। अब मैं एक आम आदमी हूँ, तो यह नौकर मुझे महल में आने ही नहीं दे रहा। यह नहीं जानता कि मैं तुम्हारे पिता के लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ। वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी बहुत सालों पुरानी दोस्ती है। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला कि तुम लोगों ने मेरे साथ यह व्यवहार किया है, तो वह कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा था कि मैं सबकी सेवा करूं। अगर मैंने इस आदमी को महल में आने नहीं दिया तो पिताजी मुझ पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूं,
जो उनके दोस्त को पहचान नहीं सका। मैं उनके मुंह से अब खुद को दोबारा बेवकूफ नहीं सुनना चाहता। दरबान ठीक कह रहा है। राजा अभी महल में नहीं है। जब वह आएंगे तो आप तब आ जाइएगा। हम में से कोई भी आपको नहीं जानता, इसलिए हम आपको महल में नहीं आने देंगे। प्रताप के बीच में बोलने पर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रताप से गुस्से में कहा, प्रताप, तुम यहां से चले जाओ। तुम कौन होते हो महल के मामले में बोलने वाले? यह आदमी मेरे पिताजी का दोस्त है। मेरे लिए बहुत सम्मान रखते हैं ये। आप आइए मेरे साथ। मैं आपके लिए एक खास कमरा तैयार करवाता हूं। प्रताप और दरबान के साथ साथ बाकी सैनिक भी राजकुमार को रोकते रहे, मगर राजकुमार ने किसी की भी बात नहीं मानी और उस आदमी को लेकर एक कमरे में आ गया। आप यहाँ पर आराम करें। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी। जो आपको चाहिए होगा वह आपको मिल जाएगा। अरे बेटा, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। वाह वाह वाह। मैं तो परेशान हो गया था कि अब तो मुझे महल में ये लोग आने ही नहीं देंगे। तब मैं क्या करूंगा। राजकुमार अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर वो अपने सेवकों से उस आदमी का ख्याल रखने के लिए कहकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ प्रताप बहुत परेशान था। मुझे ये बात राजा को बतानी होगी। यह आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शक्ल से ही खतरनाक चोर लग रहा है और राजकुमार ने अपनी जिद में आकर इसे महल में ठहरा लिया है। वह कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। आप सही कह रहे हैं। इस आदमी पर हम विश्वास नहीं कर सकते। मैं अपने तरीके से इस आदमी पर नजर रखूंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा कि यह कौन है, किस मकसद से इस महल में आया है। तुम राजा को संदेश भेजो कि वह महल में वापस आ जाएं। उन्हें शिकार पर गए हुए भी काफी दिन हो चुके हैं। राजा को तुरंत ही सैनिकों के द्वारा संदेश भेजा गया और दूसरी तरफ प्रताप भी चोरी छिपे उस अजनबी पर नजर रखने लगा। जब आधी रात को वो अजनबी आदमी अपने कमरे से निकला। खजाने वाला कमरा पास में ही है। मुझे वहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वो आदमी थोड़ा दूर गया तो उसे 2 सैनिक दिखे। अरे वाह, मैं भी कितना चालाक हूँ। सारा इंतजाम करके आया हूँ। मैं इन दोनों को बेहोश कर देता हूँ और फिर इस कमरे के अंदर चला जाता हूँ। अब ये सारा खजाना लूट कर चला जाऊंगा। सच कहते हैं सभी लोग, ये दोनों राजकुमार तो सच में बहुत मूर्ख हैं। इनको बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अजनबी आदमी थोड़ा आगे आया और फिर उसने एक रुमाल पर दवा लगाकर उन दोनों सैनिकों के पास धीरे से जाकर जैसे ही वो रुमाल बारी बारी से उन दोनों के मुंह पर रखा, वैसे ही दोनों सैनिक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो चारों ओर अपनी नजर दौड़ाकर चुपके से खजाने वाले कमरे में चला गया। मैं जल्दी जल्दी थैले में ये सोने के सिक्के डाल लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कोई आ जाए, मुझे यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। उस आदमी ने सोने के सिक्के अपने थैले में डाले और वहां से तेजी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकला तो वो सामने प्रताप, राजा और मंत्री के साथ बाकी सैनिकों को देखकर चौंक गया। पकड़ लो इस आदमी को। कौन है ये और इस महल में किस इरादे से घुसकर आया है? यह यहाँ से बचकर न जाने पाए। अजनबी आदमी ने सैनिकों को धक्का देकर भागना चाहा, परंतु फिर से वो आगे खड़े एक सैनिक के हाथों पकड़ा गया और फिर उसे राजा के सामने ले जाया गया। कौन हो तुम? बताओ, तुम यहाँ किस इरादे से आए थे? महाराज, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं इतने दिनों से छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा कर रहा था। जब मुझे ये बात पता चली कि आप शिकार पर जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि महल में आकर एक बड़ा हाथ मार लिया जाए। अपनी गरीबी से तंग आकर ही मैंने ये चोरी का काम शुरू किया है। आप मुझे क्षमा कर दे महाराज। मैं वादा करता हूँ कि
कि अब से मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। मैं अगर लोगों के पापों पर उन्हें क्षमा कर दूं और उन्हें उनके किए की सजा ना दूं तो धीरे धीरे मेरी प्रजा भी ऐसे ही जुर्म करने लगेगी। मैं किसी भी पापी को बिना सजा के नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। राजा ने ये बात कहकर उस चोर को कैद खाने में डाल दिया।